बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड्स एक्ट 1964, इसके टोटल 26 सेक्शन है और ये सिविल जज के एग्ज़ाम में पेपर 1 में है। ये फैमिली लॉ में 5 एक्ट्स आते हैं। मुस्लिम डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, जिस पर मैं ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये दूसरा ये फैमिली कोड्स ऑर्डिनेंस एक्ट 1964, और उसके अलावा तीसरा है इसमें मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 और इनके रूल्स। मतलब ये जो 1964 का, इसके भी रूल्स अलग हैं, थोड़े से रूल्स हैं। इसके रूल्स पे भी मैं नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बना दूँगी। और जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है 1961 का, उसके भी रूल्स हैं। तो ये टोटल 5 होते हैं मुस्लिम फैमिली लॉ के सिलेबस में। उसके अलावा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, वो अलग से है, उसका भी नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं लेक्चर बनाऊँगी। अच्छा जी, इसकी इनेक्टमेंट डेट है 18 जुलाई 1964। ये एक्ट बनाया क्यों गया था, इसकी प्रियम्बल, ये अयूब खान के दौर में बनाया गया था। इसमें ये बनाया क्यों गया, वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू मेक प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स फॉर द एक्सपीडिशियस सेटलमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, इट इज़ हेयर बाय इनेक्टेड एज फॉलोज। कहता है कि इसको बनाया गया ताकि जो मैरिज से रिलेटेड मामलात हैं या फैमिली अफेयर्स से रिलेटेड जितने मैटर्स हैं उनको स्पीडीली डिस्पोज ऑफ किया जाए, मतलब उनको सेटलमेंट की जाए स्पीडीली। फैमिली कोर्ट का ट्रायल जो है वो स्पीडीली होता है और ये स्पीडी ट्रायल के लिए ही बेसिकली ये एक्ट बनाया गया था। अच्छा जी, सेक्शन 1 इसका जो है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये एक्ट जो है वो फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के लाएगा, पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल है ये। और जो इसकी इन्फोर्समेंट डेट है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गज़ट में स्पेसिफाई करेगी। अच्छा जी, उसके अलावा 4 में कहता है कि ये जो एक्ट है वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट पर अप्लाई नहीं होगा, उसकी ट्रायल जो वो कोर्ट है वो अलग से चलेगी। क्लास 5 में कहता है कि अगर कोई सूट या एप्लीकेशन अगर कोई गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत चल रही थी, मतलब फैमिली कोर्ट की, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 का है, उसी के तहत ही फैमिली केसेस भी चल रहे थे उससे पहले। लेकिन ये 1964 में जब ये एक्ट बन गया तो इस एक्ट ने कहा कि अब जो भी मामला हैं वो सिर्फ यही कोर्ट देखेगी। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में सिर्फ और सिर्फ जो स्पेसिफिकली गार्डियन एंड वार्ड से रिलेटेड मैटर्स है वो जाएंगे। सेक्शन 2 है जी डेफिनेशन क्लास। इसमें डेफिनेशन क्लास में वो कहता है कि ये आर्बिट्रेशन कौंसल होगी और एक चेयरमैन होगा, जो कि जिसके मीनिंग वो जब मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 में डिफ़ाइन किया गया वही मीनिंग लग जाएगा। वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करते हैं कि वो बेसिकली उसमें आर्बिट्रेशन कौंसल की कंपोजिशन बताई गई है कि उसमें कौन चेयरमैन होगा और वो कैसे वर्क करेगी। और फैमिली कोर्ट से मुराद वो कोर्ट है जो इस एक्ट के तहत बनेगी। गवर्नमेंट से मुराद प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। पार्टी में इंक्लूड है हर वो शख्स जिसकी प्रेजेंस एज सच इज़ कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डिसीजन, जिसकी प्रेजेंस ज़रूरी है प्रॉपर डिसीजन के लिए या फिर किसी भी डिस्प्यूट के लिए जो कि फैमिली कोर्ट में लाया गया है एड्स एज अ पार्टी टू सच डिस्प्यूट। मतलब जो डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं वो क्या कहलाएगी, पार्टी, जो उस सूट के फैसले के लिए ज़रूरी है। मतलब अगर डाइवोर्स का मैटर है तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों नेसेसरी पार्टी होगी उसमें। तो इसी तरह अगर बच्चों के हवाले से है तो फिर बच्चे भी उसमें नेसेसरी पार्टी होंगे। तो जो भी मामला आते हैं उस हवाले से जो भी डिस्प्यूटेड पार्टीज होंगी वो क्या कहलाएगी, पार्टी। प्रिस्क्राइब से मुराद प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। इसके रूल्स अब इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके रूल्स भी मैं डिस्कस करूँगी। क्लास 2 में कहता है जी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो भी यूज़ किए गए हैं सीपीसी में, उसके मीनिंग यहाँ पर वही लिए जाएंगे। मतलब कोड से मुराद सिविल कोड है जो सीपीसी वाली, उसके अलावा डिक्री और जो उसमें कोर्ट में दिया गया है जज की डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशन सीपीसी में सेक्शन 2 में दी गई है वो सारी के सारी यहाँ पर यूज़ की जाएंगी। सेक्शन 3 है जी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट होगी। गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करेगी एक या एक से ज़्यादा फैमिली कोर्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट में और हर उस जगह पर जहाँ पर वो मुनासिब समझती है, और वो अपॉइंट करेगी फैमिली जज को भी। उस कोर्ट में एक जज भी अपॉइंट किया जाएगा। और प्रोवाइडेड कहता है कि जी हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक फैमिली कोर्ट लाजमी होगी जिसमें एक वुमेन जज अपॉइंटेड की जाएगी जो कि
6 महीने के अंदर अंदर फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, और विद इन विच पीरियड फेडरल गवर्नमेंट 6 महीने के लिए एक फीमेल जज अपॉइंट की जाएगी, या फिर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट टाइम अगर इसको एक्सटेंड कर दे तो वो एक्सटेंडेड टाइम के लिए। और जो फीमेल जज होगी वो अपॉइंटेड की जा सकती है एक डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ही जज भी हो सकती है, या फिर जो कि वो सिट करेगी, मतलब उसकी जो कोर्ट की सिटिंग होगी वो किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है। एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए एक जज हो सकती है फीमेल जज फैमिली कोर्ट की, और वो उसकी सिटिंग जो है वो जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से स्पेसिफाई करेगी वहाँ पर होगी। जैसे अगर मुल्तान है, खानेवाल है या मुजफ्फरगढ़ है, तो वो इन तीनों की जुरिस्डिक्शन जो है वो एक ही कोर्ट को दी जा सकती है, और उसकी सिटिंग जो है मुल्तान में, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल कहीं पर भी हो सकती है, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है। गवर्नमेंट शैल इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट एज मैनी वुमेन जजेस एज मे बी नेसेसरी फॉर द सबसेक्शन 1, मतलब एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए एक कोर्ट भी बनाई जा सकती है, और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग कोर्ट्स भी बनाई जा सकती हैं, जो कि हाई कोर्ट बनाएगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के बाद। सेक्शन 4 कहता है जी क्वालिफिकेशन ऑफ अ जज। कोई भी पर्सन वो कहता है कि अपॉइंट नहीं किया जाएगा बतौर जज, और उसकी अगर क्वालिफिकेशन ये ना हो, जब तक जज के क्वालिफिकेशन क्या है, या तो वो डिस्ट्रिक्ट जज हो, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो, या फिर सिविल जज हो, या फिर काजी जो कि अपॉइंट किया जाता है दारुल अमल दीवानी रियासत कलात का जो है वो अलग से प्रोसीजर होता है हर लिहाज से, लेकिन जो उस रियासत में काजी को अपॉइंट करने के लिए जो उसकी क्वालिफ़िकेशन है, अगर वो वाली क्वालिफ़िकेशन किसी पर्सन में है तो वो भी फैमिली कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या सिविल जज, तीनों में से किसी को भी एम्पावर किया जा सकता है बतौर फैमिली जज के। सेक्शन 5 है जी इसका जुरिस्डिक्शन वाला, कि वो कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1964 एंड द कंसिलिएशन ऑफ कोर्ट्स अंडर ऑर्डिनेंस 1964, फैमिली कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। ये हमने जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट पढ़ा था उसमें भी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। मोस्टली जितने भी स्पेशल लॉ होते हैं ना, ये जो फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 वाला ये स्पेशल है। स्पेशल लॉ को एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन हासिल होती है। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि इससे रिलेटेड जितने भी मामला थे वो सिर्फ और सिर्फ इसी कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं, इसके अलावा और किसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है इन मैटर्स के हवाले से, और ना ही कोई और कोर्ट इसमें कोई फैसला दे सकती है। ठीक हो गया। अब वो ये वाली कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन कौन सी है, जो कि शेड्यूल में स्पेसिफाइड किया गया। हम शेड्यूल को आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एक ही शेड्यूल है इसका, और उस शेड्यूल में जितने भी मैटर्स दिए गए हैं उन मैटर्स के ऊपर इस कोर्ट की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। सेक्शन 6 है जी प्लेस ऑफ सिटिंग। अब वो कहता है सब्जेक्ट टू जनरल और स्पेशल ऑर्डर, गवर्नमेंट जो है वो इस बिहार पर एक फैमिली कोर्ट की सिटिंग होल्ड करेगी किसी भी प्लेस पर जहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफाइड किया गया है बाय डिस्ट्रिक्ट जज बताएगा कि फैमिली कोर्ट की सिटिंग जो है वो कौन से एरिया में कहाँ पर की जाएगी। सेक्शन 7 है जी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। हर सूट जो फैमिली कोर्ट के पास लाया जाएगा वो इंस्टीट्यूट किया जाएगा प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन के साथ, इन सच अदर मैनर एंड इन सच कोर्ट एज में बी प्रिस्क्राइब, जैसे कि प्रिस्क्राइब किया गया है, मतलब रूल्स में प्रिस्क्राइब किया गया। यह इधर ये सेक्शन 7 में भी जो प्रोसीजर बताया गया उसी के मुताबिक चलेगा। ये उसी सीपी से पहले प्रोसीजर से ही मिलता जुलता है, जो उसमें ऑर्डर 7 है प्लेंट का, तकरीबन वही बातें इसमें भी लिखी हुई, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें एक्सपीडिशियस की बात नहीं की गई, इसमें एक्सपीडिशन की बात की है। अच्छा जी, प्लेंट में वो कहता है कि कंटेन करेगी ऑल मटेरियल फैक्ट्स जो कि रिलेट कर रहे होंगे डिस्प्यूट से, और उसमें कंटेन होगा जो कि शेड्यूल गिविंग द नंबर ऑफ विटनेसेस, मतलब जो लिस्ट ऑफ शेड्यूल गवाहान हम लगाते हैं साथ, वो शेड्यूल गवाहान साथ लगाया जाएगा, और इंटेंडेड टू प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्लेंट नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द विटनेस एंड ब्रीफ समरी ऑफ द फैक्ट्स टू विच दे वुड डिपोज, और शेड्यूल गवाहान लगाए जाएंगे, और उसके साथ अगर आपने कभी फैमिली कोर्ट का सूट फाइल किया ना तो उसके साथ जो शेड्यूल गवाहान जो बना बनाया फॉर्म मिलता है उसमें एक लेफ़्ट साइड पर एक कॉलम बना होता है जिसमें लिखा जाता है कि वो जुमला गवाहान बताई दे अर्जी दावा करेंगे, तो वो उसमें बेसिकली वो बताते हैं कि ये विटनेस जो हम दे रहे हैं ये विटनेसेस आके क्या बयान देंगे, तो वो सारी बात है प्लेंटिफ की फेवर में देंगे, या अगर डिफेंडेंट ने साथ लगाया तो वो डिफेंडेंट की फेवर में बात करेंगे। प्रोवाइडेड दैट
Parties may, with the permission of the court, call any witness at any later stage if the court considers such evidence expedient in the interest of justice. ये जैसे निकाह कहाँ है, अगर जब मैटर उसके हवाले से डिस्प्यूटेड हो जाता है कि निकाह हुआ है या नहीं हुआ, तो फिर वो बाज़ विटनेसेस ऐसे होते हैं जिनको पार्टीज खुद नहीं बुलाती, तो फिर एट एनी स्टेज लेटर स्टेज पर भी मतलब जब इश्यूज फ्रेम होते हैं तो उस वक्त अगर नेसेसरी होता है तो किसी और विटनेस को भी बाद में बुलाया जा सकता है। जनरली सारे विटनेसेस की लिस्ट जो है वो पहले ही दी जाती है जब प्लेंट फाइल की जाती है। अब आगे है जी, जब प्लेंटिफ सूट फाइल करता है या रिलाइज करता है अपॉन अ डॉक्यूमेंट इन हिज पोजेशन, अगर ये जो लिस्ट ऑफ रिलायंस है ना, जो मुनहसरा जिसे उर्दू में कहते हैं, तो वो वाला डॉक्यूमेंट भी साथ लगाएगा और उसके ऊपर लिखेगा कि जो डॉक्यूमेंट उसकी पोजेशन में है, या अगर उसके डॉक्यूमेंट में पोजेशन में है तो फिर वो उसको प्लेंट के साथ अटैच करेगा और उसकी कॉपी भी साथ लगाएगा प्लेंट के साथ। और अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उसकी पावर में नहीं है, उसके पास मौजूद नहीं है, लेकिन वो उसके क्लेम को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर भी वो अपनी उस डॉक्यूमेंट में लिखेगा कि मतलब मेरे पास नहीं है, मुझे मिल जाएगा, या उसकी अटेस्टेड कॉपी लगा देगा। तो वो जो भी या किसी और की पोजेशन में है तो वो उसके हवाले से भी पर्टिकुलर्स लिखेगा लिस्ट ऑफ रिलायंस में। जो इसकी ये 3 की क्लास 1 है, इसमें ये प्लेंट पेश करदे की बात की गई है और क्लास 2 में मुनहसरा की बात की गई। सेक्शन 7 की क्लास सब क्लास 4 है जी, द प्लेंट शैल बी अकम्पनीड एज मैनी duplicate copies including the schedule and list of documents referred in subsection 3 as there are defendants in the suit for service of one defendant। जितने डिफेंडेंट्स होंगे उतनी ही कापीज उस पूरे सेट की लगाई जाएगी, मतलब प्लेंट और प्लेंट के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स अटैच है इंक्लूडिंग फॉर्म्स उसके, तो वो साथ लगाए जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। सेक्शन 8 है जी, इंटीमेशन टू डिफेंडेंट्स व्हेन अ प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू अ फैमिली कोर्ट। अगर एक प्लेंट जो है वो प्रेजेंट की गई है फैमिली कोर्ट को, तो वो क्या करेगी, एक डेट फिक्स करेगी, और वो डेट जो है वो 30 डेज से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। पंजाब अमेंडमेंट में ये 15 डेज लिखी हुई है। और वो क्या करेगी, इशू करेगी समन डिफेंडेंट को कि वो अपेयर हो ऑन द डेट स्पेसिफाइड देयर इन, जो भी डेट स्पेसिफाइड की गई है, और शेल विद इन 3 डेज ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट सेंड सच डिफेंडेंट, उस डिफेंडेंट को वो समन सेंड करेगी बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, जिसे लिफाफा रजिस्ट्री कहते हैं उर्दू में, और नोटिस ऑफ द सूट कि आपके खिलाफ ये दावा दायर हो गया है, लिहाजा आप आए और कोर्ट में पेश हो, और उसके साथ वो प्लेंट की कॉपी और जितने भी डॉक्यूमेंट साथ अटैच है उन सब की कॉपीज भी साथ लगाएगी। एवरी समन इशूड अंडर सब क्लास बी ऑफ सब सेक्शन 1 शैल बी अकम्पनीड बाय कॉपी ऑफ द प्लेंट, कॉपी ऑफ शेड्यूल रेफर्ड इन सबसेक्शन 2 एंड वही बात है कि वो हर समन के साथ जितने डिफेंडेंट्स होंगे उतने समन भेजे जाएंगे और उतनी ही कॉपीज लगाई जाएंगी। क्लास 4 है जी, ये 8 की सेक्शन 8 इंटीमेशन टू डिफेंडेंट पढ़ने। 8 के क्लास 4 कहते हैं सर्विस ऑफ द प्लेंट एंड इट्स अकम्पनीमेंट्स इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लास बी और क्लास सी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी डीम्ड टू बी सर्विस ऑफ द प्लेंट अपॉन द डिफेंडेंट, के अगर वो डिफेंडेंट को भेज दिए हैं डॉक्यूमेंट लिफाफा रजिस्ट्री के जरिए और वो वापस नहीं आई है, तो समझा जाएगा कि वो डिफेंडेंट को सर्विस हो गई है। हर समन जो है वो उसके साथ क्या अटैच किया जाएगा, जो वो समन जो भेजे जाएंगे वो एट द एक्सपेंस ऑफ प्लेंटिफ भेजे जाएंगे, और पोस्टल चार्जेस भी जो भी डिपॉजिट करवाई जाएगी वो भी प्लेंटिफ खुद करवाएगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द प्लेंट। जब प्लेंट फाइल करेगा तो प्लेंट के साथ, ये फैमिली कोर्ट में अक्सर अगर आपने फाइल किया कोई, तो उसमें जब भी दावत दायर करते हैं तो वो उसके साथ प्लेंट के साथ ही लिफाफा रजिस्ट्री जितने डिपेंडेंट होते हैं वो साथ अटैच की जाती है, ताकि हम वो प्लेंट के साथ ही उसकी नोटिस भी साथ लगाए जाएंगे। वो पूरा का पूरा प्रोसीजर दावे के साथ ही कर दिया जाता है। ये क्यों किया जाता है, ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके। अब वो कहते हैं समन जो इशू किए गए हैं इस क्लास बी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी सर्व्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सीपीसी के बताया कि प्रोसीजर के मुताबिक ही समन सर्व किए जाएंगे, जो ऑर्डर 5 में है उसके रूल 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 और सो ऑन का जो भी मतलब ऑर्डर 5 वाला प्रोसीजर है वो डिफेंडेंट को बुलाने के लिए फॉलो किया जाएगा। सेक्शन 9 है जी, रिटर्न स्टेटमेंट। अब जो भी डेट फिक्स की गई है क्लास ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8
कि वो जो 30 डेज़ की डेट थी ना कि 30 डेज से ज़्यादा की नहीं फिक्स करेगा, तो उस डेट को अगर डिफेंडेंट अपेयर हो जाता है फैमिली कोर्ट के पास, तो वो क्या करेगा, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट साथ लगाएगा और उसके साथ साथ लिस्ट ऑफ विटनेसेस और बाकी सारे वो भी साथ बताएगा कि वो जो विटनेसेस हैं वो क्या बात आकर कहेंगे। उसके मतलब वो जो डिस्क्रिप्शन जो भी मैंने बताया कि प्लेन के साथ लगती है, तो डिफेंडेंट भी अगर रिटर्न स्टेटमेंट देगा तो वो भी साथ अटैच करेगा। अब अगर डिफेंडेंट जो है वो रिलाई कर रहा है किसी डॉक्यूमेंट पर जो इसकी पोजेशन में है, ये वही पेश करता है, तो वो साथ उसके रिटर्न स्टेटमेंट के साथ अटैच करेगा। नेक्स्ट है जी लिस्ट ऑफ रिलायंस के हवाले से मुनासरा अगर वो है उसमें जो डॉक्यूमेंट अगर उसकी कोई पोजेशन में नहीं है और लेकिन वो उसके क्लेम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उसमें लिखेगा उसके पर्टिकुलर्स। और जो है वो लिस्ट रिटर्न स्टेटमेंट की कॉपी वो साथ लगाएगा और विटनेसेस की लिस्ट भी साथ लगाएगा और जो भी डॉक्यूमेंट उसके पोजेशन में है तो वो उसको साथ लगाएगा। और वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो दिए जाएंगे प्लेंटिफ को या उसके एजेंट को या उसके एडवोकेट को जो कि कोर्ट में प्रेजेंट होगा। अब वो कहता है कि अगर डिफेंडेंट जो है वो फेल हो गया अपेयर होने के लिए ऑन द डेट फिक्स्ड बाय द फैमिली कोर्ट फॉर हिज अपेयरेंस, तो फिर क्या होगा, डिफेंडेंट को बुलाया और वो नहीं आया, तो अगर ये प्रूव होता है कि समन या नोटिस जो है वो ड्यूली सर्व हुए थे डिफेंडेंट को और तो फिर फैमिली कोर्ट क्या कर सकती है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर सकती है। ये जी है हमारा सेक्शन कौन सा था 9 में एक्स पार्टी, जो 9(5) में है। सीपीसी में 9(6) में एक्स पार्टी होती है और फिर 9(13) में रिस्टोर होती है। फैमिली कोर्ट में 9(5) में एक्स पार्टी होती है। ये क्रॉस रेफरेंस में आप लिख सकते हैं, तो इसके आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। अच्छा जी, प्रोवाइडेड दैट वेयर द फैमिली कोर्ट हैज़ एडजर्न द हियरिंग ऑफ द सूट एक्स पार्टी, मतलब पहली पेशी में अगर फैमिली कोर्ट ने एक्स पार्टी सूट नहीं किया तो वो पेशी दे सकती है। और फिर डिफेंडेंट जो है वो उस डेट को अगर अपेयर हो जाता है और गुड काज देता है कि वो क्यों नहीं पिछली पेशी पर आ सका था, तो फिर कोर्ट जो है वो क्या करेगी, उसको सुनने का मौका देगी और नेक्स्ट डेट उसके लिए उसकी अपीयरेंस के हवाले से फिक्स कर देगी। और अगर ये प्रूव नहीं होता कि डिफेंडेंट को ड्यूली सर्व नहीं किए गए थे डॉक्यूमेंट, इफ इट इज़ नॉट प्रूव्ड कि डिफेंडेंट वाज ड्यूली सर्व्ड एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8, फैमिली कोर्ट शैल इशू फ्रेश समन। और अगर ये साबित होता है कि डिफेंडेंट को इशू ड्यूली सर्व नहीं हुए नोटिस या समन, तो फिर फैमिली कोर्ट जो है फ्रेश इशू समन्स भी जारी कर सकती है उसी तरीके के मुताबिक जैसे पहले के होंगे, मतलब सारे डॉक्यूमेंट साथ अनेक्स करके उसे भेजे जाएंगे और प्लेंटिफ के एक्सपेंस पर भेजे जाते हैं। आगे है जी क्लास 6(9) की, किसी भी केस में जहाँ पर डिक्री जो है एक्स पार्टी पास कर दी गई है डिफेंडेंट के, तो फिर डिफेंडेंट जो है विद इन रीजनेबल टाइम अप्लाई कर सकता है फैमिली कोर्ट को कि जो डिक्री जो पास की गई है या कोई ऑर्डर उसके खिलाफ हो गया तो उसको सेटिस्फाइड किया जाए। अगर वो फैमिली कोर्ट को सेटिस्फाइड कर देता है कि जो समन्स थे वो ड्यूली सर्व नहीं हुए थे और यह उसको रोका गया था कि वो कोर्ट में ना पेश हो सके, और अगर वो कोई सफिशेंट काज देता है कि वो जिस वजह से वो अपेयर नहीं हो सका, तो फिर क्या है, फैमिली कोर्ट क्या करेगी, आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस टू द प्लेंटिफ को नोटिस करेगी और जो भी कॉस्ट तय हो करेगी जो मुनासिब समझेगी, तो वो कॉस्ट करके सेट असाइड कर देगी डिक्री अगेंस्ट हिम एंड शैल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद अ सूट provided that where the decree is of such a nature that it cannot be set aside against the defendant only, it may be set aside against all or any of the defendants also। अगर एक डिफेंडेंट एक से ज़्यादा डिफेंडेंट थे और सबके सब में से कोई एक या सबके खिलाफ ही एक्स पार्टी हो गया और उनमें से एक आ गया और अब वो डिक्री की नेचर इस तरह की है कि वो एक के खिलाफ नहीं, एक्स पार्टी नहीं सेट असाइड नहीं हो सकता, सबके खिलाफ होना चाहिए, तो फिर सबके खिलाफ ही होगा बेशक वो नहीं भी आए। 10 है जी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग, अगर रिटर्न स्टेटमेंट जो कि फाइल की गई है कोर्ट में और तो फिर वो शेल फिक्स एन अर्ली डेट फॉर प्री ट्रायल हियरिंग ऑफ द केस। जब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हो जाएगी तो फिर कोर्ट जो है वो प्री ट्रायल हियरिंग के लिए केस फिक्स कर देगी और जो भी डेट फिक्स करेगी कोर्ट उस डेट को एग्जामिन करेगी, प्लेंट को, रिटर्न स्टेटमेंट को और प्रिसाइज एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय द
पार्टीज, जो भी दोनों पार्टीज ने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनको कोर्ट देखेगी और फिर जो भी मुनासिब समझेगी पार्टीज को हेयर करेगी या उनके कौंसल को हेयर करेगी। प्री ट्रायल कोर्ट shall ascertain the points at issue between the parties and attempt to effect a compromise or reconciliation between the parties if this is possible। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में कोर्ट जो है वो कंप्रोमाइज़ की कोशिश करवाएगी, रिकन्सिलेशन की कोशिश करवाएगी अगर मुमकिन हो सकता है तो। अगर कोई कंप्रोमाइज़ या रिकन्सिलेशन मुमकिन नहीं हो सकती तो फिर कोर्ट क्या करेगी, इशू फ्रेम कर देगी और डेट फिक्स करेगी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के लिए। सेक्शन 11 है जी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। अब जो भी डेट फिक्स की गई है प्रोसीडिंग के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के लिए, तो फिर फैमिली कोर्ट क्या करेगी, एग्जामिन करेगी विटनेसेस को जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं पार्टीज़ के ज़रिए, इन सच ऑर्डर दैट इट डीम्स फिट। फिर द कोर्ट जो है वो इशू नहीं करेगी समन फॉर अपीयरेंस ऑफ एनी विटनेस अनलेस विद इन 3 days ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इशू। 3 दिन के अंदर अंदर कोर्ट ने इशू करना है विटनेसेस को समन करने के लिए। जो पार्टी जो है वो इंटीमेट करेगी कोर्ट को कि हम जो है वो अपने विटनेसेस को पेश करना चाहते हैं, तो फिर क्या करेगी कोर्ट जो है वो अगर सेटिस्फाइड है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिसेबल फॉर सच पार्टी टू प्रोड्यूस द विटनेस शैल गिव देयर एविडेंस इन देयर ओन वर्ड्स। विटनेस जो है वो अपने अल्फाज में एविडेंस देंगे, प्रोवाइडेड दैट द पार्टीज और देयर काउंसिल में फर्दर एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन और री एग्जामिन द विटनेस। जो QSA वाला है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन इसमें भी हो सकता है, लेकिन जनरली होता नहीं है फैमिली कोर्ट में। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द फैमिली कोर्ट में फॉरबिड एनी क्वेश्चन विच इट रिगार्ड्स एज इंडिसेंट, स्कैंडलस एंड फ्रिवलेस। ये जो आर्टिकल 46, 47 ये सारे QSO के हैं ना, वो इसके साथ आप क्रॉस रेफरेंस में लिख सकते हैं कि कोर्ट जो है वो मना कर सकती है कोई भी ऐसा सवाल पूछने से क्रॉस एग्जामिनेशन में जो कि स्कैंडलस है, फ्रिवलेस है या इंसल्ट या अनॉय कर ला या ऑफेंसिव नेचर का है। सेक्शन 11 की क्लास 3A है जी फैमिली कोर्ट में इफ़ इट डीम्स फिट पुट एनी क्वेश्चन टू एनी विटनेस फॉर द पर्पज ऑफ इलुसिडेशन ऑफ एनी पॉइंट विच इट कंसिडर्ड मटीरियल इन द केस। अगर कोई भी सवाल ऐसा है जो कि मटीरियल लगता है तो वो उससे पूछा जा सकता है, फिर चाहे वो स्कैंडलस हो या इंडिसेंट हो या कुछ भी हो। 4 है जी 11 की सब क्लास 4 फैमिली कोर्ट में परमिट द एविडेंस ऑफ एनी विटनेस टू बी गिवन बाय मींस ऑफ एन एफिडेविट। फैमिली कोर्ट में जनरली जो है वो एफिडेविट के ज़रिए ही एविडेंस होती है, मतलब एफिडेविट के ऊपर पूरी एविडेंस लिख के कोर्ट में पेश कर दी जाती है। फिर अगर दूसरी पार्टी ने उस पर क्रॉस करना होता है तो वो कर लेते हैं, अदरवाइज वही एडमिट कर ली जाती है। अब प्रोवाइडेड दैट इफ़ द कोर्ट डीम्स फिट मे कॉल सच विटनेस फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 3। अगर एफिडेविट देने के बाद कोर्ट को लगता है कि इस विटनेस को बुलाना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, तो फिर वो उसको एग्जामिनेशन के लिए भी बुला सकती है। सेक्शन 12 है जी कंक्लूजन ऑफ ट्रायल आफ्टर द क्लोज ऑफ एविडेंस ऑफ द बोथ साइड्स द फैमिली कोर्ट शैल मेक अनदर एफर्ट टू इफेक्ट अ कंप्रोमाइज और रिकन्सिलिएशन बिटवीन द पार्टीज। सॉरी। अब ये दूसरी दफ़ा रिकन्सिलिएशन होती है फैमिली कोर्ट में, एक प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में और एक एविडेंस रिकॉर्डिंग के बाद रिकन्सिलिएशन की कोशिश की जाती है। और अगर रिकन्सिलिएशन मुमकिन नहीं होते तो फिर फैमिली कोर्ट क्या करेगी, अनाउंस कर देगी जजमेंट एंड गिव अ डिक्री, तो डिक्री पास कर देगी, मतलब दावा डिग्री कर देगी। 12A है जी सर्टेन केसेस टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। जो कुछ केसेस हैं वो क्या स्पेसिफाइड पीरियड में फाइनलाइज किए जाएंगे, और स्पेसिफाइड पीरियड क्या है जी 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। और अगर अपील लाई करती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के केस में तो विद इन 4 months में अपील भी फाइल होगी, मतलब 4 और 4 टोटल 8 महीनों में केस का फाइनल डिसीजन होना चाहिए। सेक्शन 13 है जी इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज। फैमिली कोर्ट जो है वो पास करेगी एक डिक्री इन सच फॉर्म एंड सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल एंटर इट्स पर्टिकुलर्स इन द प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर। अगर कोई मनी जो है वो पेड की गई है, प्रॉपर्टी डिलीवर की गई इन द प्रेजेंस ऑफ द फैमिली कोर्ट इन सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री इट शैल एंटर द फैक्ट ऑफ पेमेंट और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी एज द केस में बी अफोरसेड रजिस्टर्ड। फैमिली कोर्ट के में काफ़ी सारे रजिस्टर्ड होते हैं, वो हर रजिस्टर्ड में पर्टिकुलर्स मेंशन करेगी। अगर कोई मनी से रिलेटेड है, मतलब जैसे सूट फॉर मेंटेनेंस है या डाबरी आर्टिकल्स का पैसे अगर उन्होंने देने हैं तो वो उसके हवाले से भी दिए हैं या देने हैं, तो वो पर्टिकुलर जो है वो रेलिवेंट रजिस्टर में लिखेगी।
अगर डिक्री जो है वो रिलेट कर रही है पेमेंट ऑफ मनी के हवाले से या डिक्रेटल अमाउंट नहीं पे की गई अभी तक फिर दिन स्पेसिफाइड टाइम, तो फिर कोर्ट जो है सेम शेल इफ द कोर्ट सो डायरेक्ट बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अगर वो नहीं पे कर रहे तो फिर वो ऐसे ही रिकवर कर दी जाएगी जैसे कि एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू किए जाते हैं। एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के लिए आप वो लैंड रेवेन्यू का लेक्चर सुन लें, वो मैंने पहले ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा लैंड रेवेन्यू के नाम से। The decree shall be executed by the court passing it or by such other civil court as the district judge may by special or general order direct। डिक्री की एग्जीक्यूशन जो है वो वही कोर्ट पास कर सकती है जिसने डिक्री पास की, या फिर अगर डिस्ट्रिक्ट जज जो है स्पेशल या जनरल ऑर्डर के ज़रिए डायरेक्ट करता है। 13 का सेक्शन 13 क्लास 5 फैमिली कोर्ट जो है वो अगर उसको मुनासिब लगता है तो वो डायरेक्ट करेगी कोई भी मनी जो कि पेड की जाएगी अंडर डिक्री पास बाय इट बी पेड इन सच इंस्टॉलमेंट एज डिज फिट, तो वो इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट का ऑर्डर कर सकती है। सेक्शन 14 है जी अपील्स। कोई भी चीज़ जो नथिंग नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग प्रोवाइडेड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अ डिसीजन गिवन और अ डिक्री पास बाय फैमिली कोर्ट शैल बी अपीलेबल। वो कहते हैं कि ये इन केसेस के अलावा कोई भी केस ऑर्डर जो है इस एक्ट में पास किया गया वो अपीलेबल नहीं होगा। सिर्फ ये मामला अपीलेबल हैं जो इसमें बताया गया 14 में। टू द हाई कोर्ट वेयर द फैमिली कोर्ट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर के खिलाफ जो है वो अपील हाई कोर्ट में की जाएगी। अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के खिलाफ भी अपील हाई कोर्ट में की जाएगी। और पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट टू बी रैंक ऑफ स्टेटस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन एनी अदर केस। अगर तो डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई फैसला दिया है तो वो अपील जो है वो हाई कोर्ट में जाएगी। उसके अलावा बाकी सब मामला में अपील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएगी। कोई भी अपील नहीं जाएगी from a decree passed by a family court for dissolution of marriage except in the cases of dissolution for marriage person specified in class A of item 8 of subsection 2 of dissolution Muslim marriage। dissolution of Muslim मैरिज एक्ट के तहत जो उसकी ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज है उसके तहत डिक्री अगर पास हो गई है सिर्फ एक क्लास ए के तहत उसकी, और तो वो जो है जाएगी क्लास ए में। मेरा ख्याल है उसकी वो है कि अगर वो 4 साल तक नहीं मिल रहे उसके वेयर अबाउट्स और बंदा पता नहीं कहाँ है तो फिर जो है वो उसके खिलाफ डिक्री पास हो सकती है, तो वो अपीलेबल है, अदरवाइज नहीं है अपील बिल्कुल। फॉर डावर नॉट एक्सीडिंग ₹15,000 फॉर मेंटेनेंस ऑफ ₹5,000 और 500 और लेस पर मंथ। अगर 500 रुपये से कम का नाना नफका कोर्ट फीस किया तो उसके ऊपर अपील नहीं होगी। अगर 15,000 से ज़्यादा का नहीं है फॉर डावर नॉट एक्सीडिंग ₹15,000, अगर 15,000 तक का डावरी आर्टिकल्स हैं तो उसकी भी अपील नहीं होगी। उससे ज़्यादा का होगा तो उस वो अपीलेबल है। सेक्शन 15 है जी पावर ऑफ फैमिली कोर्ट टू समन विटनेस। फैमिली कोर्ट की पावर है कि वो विटनेस को समन कर सकती है। फैमिली कोर्ट जो है वो इश्यू करेगी समन किसी भी पर्सन को कि वो अपेयर हो और एविडेंस दे और प्रोड्यूस करे काज टू द प्रोडक्शन ऑफ एंड डॉक्यूमेंट या किसी डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन करे, provided that no person who is exempt from personal appearance in the court under subsection 1 of section 133 CPC का ये exemption of फीमेल वाला है। 132 133 जो एग्जाम्पशन दी गई है कि फीमेल जो है वो फीमेल को एग्जाम्पशन है, और एक जो है वो पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं गवर्नमेंट मुलाजिम जो होते हैं उनको एग्जाम्पशन दी गई कि पर्सनल अपीयरेंस के लिए। तो वो कहता है कि फैमिली कोर्ट में उनको ये एग्जाम्पशन नहीं दी जाएगी। फैमिली कोर्ट में हर किसी को इन पर्सन ही पेश होना होगा। फैमिली कोर्ट जो है वो रिफ्यूज़ कर सकती है समन टू विटनेस को टू इन्फोर्स समन ऑलरेडी इशूड अगेंस्ट अ विटनेस। अगर एक दफ़ा विटनेस का समन कर दिया तो दोबारा नहीं किया जाएंगे। और अगर कोर्ट को लगता है कि अटेंडेंस ऑफ विटनेस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट सच डिले एक्सपेंस और इनकन्वीनियंस इन द सर्कमस्टांसेस वुड बी अनरीजनेबल इफ एनी person to whom a family court has issued a summon to appear and give evidence to cause or to cause the production of any documents before it willfully disobeys the summons, family court may take cognizance of such disobedience after giving such opportunity to
सेंटेंस हिम अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 100। तो 100 रुपये का उसे जुर्माना हो सकता है अगर कोई फैमिली कोर्ट में बतौर विटनेस उसे बुलाया गया और वो आने से इनकार कर देता है या नहीं आता। सेक्शन 16 है जी कंटेम्प्ट ऑफ फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट कोई भी पर्सन अगर गिल्टी है फैमिली कोर्ट के कंटेम्प्ट का, इफ़ ही विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, अगर उसके पास कोई लॉफुल एक्सक्यूज नहीं है तो फिर वो क्या किया जाएगा, ऑफर्स एनी इंसल्ट टू द फैमिली कोर्ट, मतलब ये उसकी ग्राउंड है कि फैमिली कोर्ट की कंटेम्प्ट जो है वो कब अप्लीकेबल होगी, अगर वो कोई इंसल्ट करते हैं फैमिली कोर्ट की, या फिर काजेज इन एन इंटरप्शन द वर्क ऑफ फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट के वो कार्य सरकार में मुदाखलत जैसे होता है ना, वो ये फैमिली कोर्ट के काम में मुदाखलत करता है, या फिर रिफ्यूज़ करता है आंसर देने से, कोई भी क्वेश्चन जो है फैमिली कोर्ट ने उससे पूछा जो कि वो बाउंड था आंसर करने का, या रिफ्यूज़ कर देता है ओथ लेने से या सच बताने से या साइन करने से कोई भी स्टेटमेंट को जो कि उसने कही थी फैमिली कोर्ट ने, एंड द फैमिली कोर्ट में फोर्थविट ट्राई सच अ पर्सन फॉर सच कंटेम्प्ट एंड सेंटेंस हिम टू अ फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹200। तो कंटेम्प्ट के केस में 200 रुपये का उसको जुर्माना हो सकता है अगर वो इनमें से कोई एक मामला करता है। सेक्शन 17 है जी प्रोविजंस ऑफ एविडेंस एक्ट एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नोट टू अप्लाई। सीपीसी और क्यूएसओ जो है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन सेक्शन 8 से 11 ओथ एक्ट 1872 का वो अप्लाई होंगे इस फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग पर। सेक्शन 18 है जी अपीयरेंस थ्रू एजेंट। कोई भी पर्सन जो कि रिक्वायर्ड है इस एक्ट के तहत कि वो अपेयर हो फैमिली कोर्ट के पास, अदरवाइज देन अ विटनेस बाय विटनेस के जो कि पर्दा नशीन लेडी है, तो फैमिली कोर्ट जो है परमिट करेगी कि वो उसको अथोराइज एजेंट के ज़रिए भी पेश हो सकती है। 19 है जी कोर्ट फीस। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग टू कंट्रेरी कंटेंट इन द कोर्ट फीस एक्ट, द कोर्ट फीस टू बी पेड ऑन एनी प्लेंट बिफोर फैमिली कोर्ट शैल बी 15 रुपीज़। 15 रुपये से ज़्यादा की कोर्ट फीस नहीं होगी किसी भी फैमिली सूट में। 20 है जी इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट ऑन जजेस। गवर्नमेंट जो में इन्वेस्ट एनी जज ऑफ अ फैमिली कोर्ट विच parts of magistrate first class make order for maintenance under section 488 of the code of criminal procedure 1898। 21 है जी प्रोविजंस ऑफ द फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 नॉट अफेक्टेड। कोई भी चीज़ इस एक्ट में जो अफेक्ट नहीं करेगी किसी भी प्रोविजन का जो फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 या उसके रूल्स में मौजूद है। सेक्शन 22 है जी बार ऑन द इशू ऑफ इंजंक्शन बाय फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट जो है शैल नॉट हैव द पावर टू इशू एन इंजंक्शन टू और स्टे एनी प्रोसीडिंग बिफोर पेंडिंग बिफोर अ चेयरमैन और एन आर्बिट्रेशन काउंसिल। 23 है जी वैलिडिटी ऑफ मैरिजेस रजिस्टर्ड अंडर द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 नॉट टू बी क्वेश्चन बाय फैमिली कोर्ट। A family court shall not question the validity of any marriage registered in accordance with the provisions of Family Law Ordinance 1961, nor shall any evidence in regard thereto be admissible before such court। अगर 1961 के ऑर्डिनेंस के तहत फैमिली कोर्ट जो उसका सेक्शन 5 है जिसके तहत मैरिजेज रजिस्टर्ड होती हैं, अगर वो रजिस्टर्ड हुई भी है तो उसकी वैलिडिटी को कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। सेक्शन 24 है जी फैमिली कोर्ट्स टू इन्फॉर्म यूनियन काउंसिल्स ऑफ केसेस नॉट रजिस्टर्ड अंडर द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। अगर मुस्लिम कोई भी प्रोसीडिंग जो है फैमिली कोर्ट में ब्रॉड की गई और नोटिस किया गया है कि कोर्ट के मैरिज जो सोलमनाइज हुई थी वो मुस्लिम लॉ के तहत रजिस्टर्ड नहीं हुई, तो फिर क्या होगा कि कोर्ट जो है वो उसको इन्फॉर्म करेगी यूनियन काउंसिल को, कम्युनिकेट द फैक्ट यूनियन काउंसिल for the area which was marriage solemnized। सेक्शन 25 है जी फैमिली कोर्ट बी डीम टू बी ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट 1890। A family court shall be deemed to be a district court for the purpose of the Guardians and Ward Act 1890 and notwithstanding anything contained in this act shall in dealing with matters specified in that act follow the procedure prescribed in that act। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की भी पावर इसको दी जा सकती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये डीम की जाएगी और उसकी प्रोसीडिंग जो है वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत ही डील की जाएंगी अगर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का कोई मामला है तो। 25 है जी ट्रांसफर ऑफ केसेस नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ द हाई कोर्ट में ईदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी ऑफ ओन और ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग ट्रांसफर एनी सोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट फ्रॉम वन फैमिली कोर्ट टू अनदर फैमिली कोर्ट in the same district or
from a family court of one district to a family court of another district, and transfer any appeal or proceeding under this act from the district court of one district to a district of court of another district. एक डिस्ट्रिक्ट एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में भी ट्रांसफ़र हो सकता है और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी ट्रांसफ़र हो सकता है. और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इधर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी और ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग ट्रांसफर एनी सूट और प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट फ्रॉम वन फैमिली कोर्ट टू अनदर फैमिली कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट और टू इट्स सेल्फ एंड डिस्पोज ऑफ इट एज अ फैमिली कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वह एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है और ख़ुद भी उस केस की समाअत कर सकता है. Any court to which a suit, appeal, or proceeding is transferred under the preceding section shall not, withstanding anything contained in this act, have jurisdiction to dispose it of in the manner as if it were instituted or filed before it, provided that on the transfer of a suit it shall not be necessary to commence the proceedings before succeeding judge de novo unless the judge for reason to be recorded in writing directs. जिस जज के पास ट्रांसफ़र होके आएंगे वो ये उसको प्रोसीडिंग को वहीं से स्टार्ट करेगा, नए सिरे से स्टार्ट नहीं करेगा, सिवाय इसके कि जज को लगता है कि नए सिरे से स्टार्ट करना ज़रूरी है. 25B है जी, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग बाय द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. एनी सूट, अपील और प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट मे बी स्टेड by the district court if the suit or proceeding is pending before a family court within its jurisdiction, and by the high court in the case of any suit, appeal or proceeding. 26 है जी, power to make rules. Government by notification in the official gazette make rule to carry into effect the provision of this act without prejudice to the generality of the provisions contained in subsection 1. The rules so made may among other matters provided for the procedure which shall not be inconsistent with the provisions of this act to be followed by the family court. जो गवर्नमेंट है वो रूल्स बनाएगी इस एक्ट के हवाले से, जो कि रूल्स ये 1964 में ही बन गए थे. वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी उसको. तो वो जो रूल्स हैं वो इस एक्ट की इनकन्सिस्टेंसी में नहीं होने चाहिए. शेड्यूल है जी इसका सेक्शन 5 में जो बताया गया था, रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, डावर, मेंटेनेंस के इन मामलात के ऊपर उसकी कोर्ट, फैमिली कोर्ट की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है. रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, गार्डियनशिप, एक्टिटेशन ऑफ मैरिज, दावा तकसीब निकाह होता है, डावरी, हक भैर का दावा, और 8 किस्म के ये दावे दिए गए हैं. ये थोड़े हैं, इसमें मज़ीद भी कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो आप देख लीजिएगा. 9-10 टाइप्स के दावे हैं इसमें. वो पंजाब अमेंडमेंट में है, फेडरल वाले में नहीं है. चलें जी, ठीक है. ये पंजाब वाला फिर स्पेसिफिकली पंजाब अमेंडमेंट्स को भी डिस्कस कर दूँगी, इसमें मेरे पास अवेलेबल नहीं था. और थैंक यू फॉर लिसनिंग. फिर इंशाल्लाह रूल्स के साथ और गार्डियन एंड वार्ड एक्ट और जो बाकी 1961 वाला रह गया उसको मैं फर्दर अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करूँगी. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अल्लाह हाफिज़.